ओके, तो उसमें बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, वो बैंकिंग कंपनी कर रहे थे और उसमें सभी लगभग थ्योरी हम बताए थे आप लोगों को। और प्लीज उसको क्या करना है आप लोगों को बच्चे की जो भी स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से रिवीजन करना है आप लोगों को। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो बच्चे अभी आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, अदरवाइज हम लोग क्रॉस करेंगे, चैप्टर आगे बढ़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में समझेंगे। बोर्ड सभी बच्चे को क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, डाउट है सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक बार आप में से बता दीजिए ना। जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली हम आपको क्या बताएं अभी तक कि बैंकिंग कंपनी जो है वो इसका रेगुलेशन जो एक्ट है वो सुयस 1949 है ना, सुयस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बताइए बच्चे कौन सा है? 1949 और उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दी गई है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि 1 से लेकर के 12 तक जो है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का है, मतलब ये क्या कहते हैं बैलेंस शीट के डेटा से रिलेटेड है, और जो मतलब एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है। और 13, 14, 15, 16 ये 4 शेड्यूल जो है बच्चे वो आपका किससे है? इनकम स्टेटमेंट से। वो था रिलेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, दोनों ही जो है सो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन 1 से 12 तक जो है वो बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड है, और जो 13, 14, 15, 16 है वो किससे है? इनकम स्टेटमेंट से है। तो बच्चे इसमें सभी को हम आपको ये बताए हैं कि जो भी आपका शेड्यूल 1 से लेकर के 12 तक है उसका सबका टोटल का टोटल आपका फॉर्मेट भी दी गई है, आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे बच्चे। और 13, 14, 15, 16 दो एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस दो इसलिए क्योंकि एक अमाउंट डेबिट का होगा तो दूसरा अमाउंट किसका होगा? क्रेडिट का होगा। मनीषा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चे। तो दो आप बताए थे ना कि जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में यही बताया गया है कि 1 to 12 बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और 13, 14, 15, 16 जो है वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और इस तरह से आपके पास में मटेरियल है, उसमें सब कुछ बहुत इजी क्लियर हम दिए हुए हैं, बहुत इजी उसमें नोट्स है बच्चे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन सभी डेटाओं को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? सरप्लस को फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। ओके यस, उसको थोड़ा जल्दी से कीजिए बच्चे। ये देखिए शेयर कर रहा हूं सर। हाँ देखो बच्चे, यहाँ पर हम लोग को ये बेसिकली समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी, सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता क्या है। तो
बच्चे आप लोग जानते होंगे प्रोटेक्शन का मतलब समझते हैं, सुरक्षा। क्या होता है प्रोटेक्शन का मतलब? सुरक्षा। यानी ये प्रोटेक्ट करना कि अगर किसी तरह का कोई भी लॉस को, उस लॉस को भरपाई करने का, फुलफिल करने का जो काम करता है ना, उस कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी कहेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो खर्च होता है बच्चे, वो होता है क्लेम। क्या होता है? नाम सुने हैं? यस, क्लेम का नाम सुने हैं बच्चे? कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। तो ये क्लेम होता है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा इनकम है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम क्या होता है? प्रीमियम। जो प्रीमियम हम लोग पेमेंट करते हैं, हम जैसे मान लो अगर एक मेरा शॉप है, दुकान है, तो आपको समझना पड़ेगा ओके। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस का चैप्टर जैसे ही आप लोग पढ़ोगे बच्चे, तो यहां इसको दो कैटेगराइज किया गया है। कितना कैटेगराइज किया है? दो कैटेगराइज। एक तो जनरल इंश्योरेंस, दूसरा क्या? लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस का टॉपिक हम लोग बच्चे अलग पढ़ेंगे और लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक क्या करेंगे? अलग पढ़ेंगे। तो इसका बेसिकली जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसको भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देख सकते हो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस में भी रखा गया है। तो हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है उसको लिखे हैं। अभी आप देख सकते हैं बच्चे बोर्ड पर कि सबसे बड़ा एक्सपेंसेस क्या है? क्लेम है। उसके बाद सबसे बड़ा इनकम क्या है? प्रीमियम है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा अकाउंट आता है बच्चे? ध्यान समझना। पहले एक बार सुयस उसको देखिए, तो पढ़िए, तो स्टार्टिंग से पढ़िए बच्चे। Insurance is a form of contract or agreement under which one party agrees in return of a consideration called premium to pay an agreed amount of money to a party to make good for a loss, damage, injury to something of value which the insured has insurable interest as a result of some uncertain event. ओके, ये क्या कर रहा है कि इसमें दो पार्टी, दो व्यक्ति, देखो जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, याद है? एक पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टी होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी भी जो है, सो इसमें भी दो पार्टी होता है, एक तो इंश्योरेंस करने वाला, दूसरा इंश्योरेंस करवाने वाला। एक जिसको हम लोग इंश्योर्ड और इंश्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंश्योर्ड और इंश्योर्ड। दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, हाँ हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर इस तरह की हानि होती है, इस तरह की लॉस होती है, तो उसको फुलफिल करने का काम हम आपको करेंगे। इस एवज में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करना पड़ेगा? चाहे तो वो मंथली हो सकता है, चाहे तो वो क्वार्टरली हो सकता है, चाहे तो वो ईयरली हो सकता है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरी बात यहां तक समझ में आया? प्रोटेक्ट करना, क्या करना? प्रोटेक्ट करना, एक प्रोटेक्शन देना कि हाँ हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे? आपके लॉस को फुलफिल करेंगे। बात यहां तक समझ में आया? शाहिद, बच्चे बताओ, ये समझ में आया यहां तक? हाँ सचिन बताइए। सर इन लोग का म्यूट नहीं हो पा रहा है एक सर। मिनट बच्चे, एक मिनट हम कर रहे हैं। हाँ बताइए सचिन। आप लोग बच्चे खुद से अपना आवाज को म्यूट कर लें ताकि हमको नौबत नहीं है करने का, ठीक है? हाँ बताइए सही बच्चे। सर मैं फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गया था। हाँ, हम ये समझाएं या बताए हैं बच्चे कि इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी
देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यहां पर आया है, बच्चे ध्यान से समझना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक करने दूसरे से के कर लिए सकते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति की होना क्या है, जरूरी जरूरी है। है। इंश्योरेंस केसेस में भी यही चीज है। इंश्योरेंस केसेस में भी यही चीज कहता है कि यहां पर भी आपका क्या होगा, 2 पार्टी होगा, एक तो इंश्योरेंस करने वाला, दूसरा इंश्योरेंस करवाने वाला। तो इंश्योरेंस कंपनी चूंकि ये कंपनी है, तो यहां पर तो आप लोग बच्चे IRDAI का भी नाम सुने होंगे। IRDA का नाम सुने हैं। इस कंपनी को जो कंट्रोल करने का काम करता है, प्लानिंग करने का काम करता है, मैनेजमेंट करने का काम जो करता है, वो भी आपको IRDA जो अभी आपका 1999 में, हाँ उसका अमेंडमेंट भी हुआ है 2014 में, ठीक है, कि पूरे का पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को, है ना, मैनेज, ऑपरेट, कंट्रोलिंग सब करने का काम जो है वो पूरा का पूरा IRDA एक्ट में प्रिस्क्राइब दिया हुआ है। मतलब फॉर्मेट है उसी के हिसाब से जो वो लॉ है, रूल रेगुलेशन है, जो वो रूल रेगुलेशन बनाता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि हम लोग को प्रैक्टिकल पॉइंट, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करने का काम करता है, तो उसको करने से उस कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, हम लोग को सिर्फ ये जानना है बच्चे। यहां पर समझ में आ रहा है बच्चे, यहां पर समझ में आ यस रहा है सर। आप लोगों को? Yes, sir. तो ये चीज हम लोग को बेसिक चीज समझना है। आगे पढ़िए सुयस, कोई बच्चे पढ़िए। The agreement or contract of insurance, when put in writing, is known as insurance policy. ओके, आप देखते हो कि आपके पास में जब कोई एडवाइजर आता है, एडवाइस देता है, एडवाइस करता है कि आप चलो जीवन बीमा करवा लो, आपको कहेगा जीवन आनंद करवा लो, बच्चे के लिए कोई करवा लो, कहता है कि नहीं कहता है? यस सर। यस सर। तो आप उसके बात पर जब सहमत होते हैं तभी तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना। मान लो कि वो आपको प्रेशर डालता है, हम उस सब बात, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर क्या किए, एग्रीमेंट कर लिए उसके साथ, आप फॉर्म भर दिए, तो आपका जो प्रीमियम बनता है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयरली हो, आपको तो प्रीमियम पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब चूंकि जनरल इंश्योरेंस है, तो जनरल इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली जो है सो यही आता है, या तो लाइफ, या तो फायर इंश्योरेंस आएगा, या तो मैरीन इंश्योरेंस आएगा, या तो फिर एक्सीडेंट, सब भी नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। ये सब, इस सब को मिसलेनियस के कैटेगरी में रखा जाता है बच्चे। लेकिन जो भी है, फायर है या मरीन है या जो भी है, ठीक है, वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करता है, तैयार करता है। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर बच्चे, नीचे में आप पढ़ोगे आप लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। या यूं कहें कि इंश्योरेंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहेंगे, लाइफ इंश्योरेंस एंड non-life insurance. Non-life insurance is also known as क्या, general insurance, okay. और general insurance are also classified into 3 categories: fire insurance, marine insurance and क्या, other insurance. तो हम लोग अब सबसे पहले समझेंगे किसको, जनरल इंश्योरेंस को। आदर्श आप पढ़िए जनरल इंश्योरेंस। General insurance means other than life insurance. General insurance is a contract under which the insurer, in consideration for certain premium, undertakes to indemnify the loss suffered by insured or happening of a certain event. It consists of fire insurance, marine insurance, and miscellaneous insurance business such as accident insurance, fidelity insurance, third-party insurance, burglary insurance,
loss of profit insurance, workman compensation insurance, consequential. ओके, तो यहां पर क्या कर रहा है कि वो सारा इंश्योरेंस को हम लोग जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में रखते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। सिंपल शब्द में समझ लो, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं सभी को किस कैटेगरी में रखा गया है? जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा गया है। खुशी, क्या ये समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ, अब जनरल इंश्योरेंस का जो कैटेगरीज है वो आपका कितना है? 3 है। तो सबसे पहले हम लोग का प्रैक्टिकल भी यही से स्टार्ट होगा बच्चे। सबसे पहले क्या है? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? महिमा, जैसे नाम से ही क्लियर है। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आग लगने से जो भी क्षति होती है उस क्षति को पूर्ति करने का काम, क्या करने का काम? फुलफिल करने का काम। ये बात अलग है कि वो आता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखा जाता है कि सही में इनका लॉस कितना हुआ। उस लॉस को, चूंकि आप तो क्लेम करोगे 5 लाख का, तो 5 लाख का आप जितना क्लेम करोगे उतना आपका टोटल का टोटल थोड़ी दे देगा आपको। उसका पार्टी उसके तरफ से आदमी आता है ना देखने के लिए, चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चलेगा कि नहीं सही में इनका 5 लाख का लॉस हुआ है, तभी आपको 5 लाख रुपया क्या मिलेगा? सेटलमेंट अमाउंट मिलेगा। अदरवाइज आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चे यहां पर, ये आप देखोगे यहां पर सबसे पहले हम लोग आप समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस समझ में आया मीनिंग? ये आकाश? यस सर। ये देखिए, यस सर। तो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है बेसिकली, सही बच्चे लिखेंगे फायर इंश्योरेंस। अब देखो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि अब तो हालांकि इसका भी जो IRDA एक्ट आया, IRDAI, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी। हाँ सॉरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ऐसे करके इसको हुआ। ये सबसे पहले 1999 में आया था बच्चे, ठीक है। और ये बेसिकली जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर में कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये सब आपका ये है, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस हो या मरीन इंश्योरेंस हो, एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेवेन्यू अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चे? रेवेन्यू अकाउंट। तो एक रेवेन्यू, फिर दूसरा नेट रेवेन्यू, ओके। तो पहले हम लोग रेवेन्यू अकाउंट को समझ लेंगे कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका डेटा चाहिए ना, तभी तो रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर होगा ना। तो सबसे पहला आप लोग बच्चे जानते भी होंगे इस चीज को कि वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट। आपको 2 डेटा को इसमें समझना बहुत आवश्यक है। एक तो हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और दूसरा क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रीमियम रिसीव एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर ये 2 आइटम को आप समझ में आ गया तो बाकी तो रेवेन्यू अकाउंट इजी है, उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सभी बच्चे देखिएगा उसमें शेड्यूल में दिया हुआ है, वर्किंग नोट में दिया हुआ होगा कि हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम। क्या है? हाउ टू कैलकुलेट, देखिए तो वर्किंग नोट में जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग होगा बच्चे,
कोई एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम होगा। ये देखिए क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम, हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम। आप नेट क्लेम को कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम। How to calculate net claim। दिखाई दे रहा है सही बच्चे को? ये आपका आ जाएगा बच्चे। Yes, sir. वर्किंग Yes, sir. नोट में दी हुई है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। सुयस देखिए तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। सर और टू कौन कैलकुलेट सा पेज नंबर है सर? 18.9। 18.9 आकाश, ये डेटा मिला क्या? Yes, sir. आप लोग को स्टडी मटेरियल में मिला? ये No, sir. नहीं मिला। खुशी हुआ है। क्या है? नहीं मिल रहा है क्या? नो सर। 18.8 को देखो। देखो जब तक इस दोनों डेटा को नहीं समझ में सर तो कुछ नहीं मिलता सर 18.10 में सर। हाँ, जब तक ये दोनों डेटा नहीं समझ में आएगा तब तक आपको बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करेगा समझने में। सर तो कुछ नहीं मिलता सर 18.10 में सर। 18.10 है सर सर अनलॉक कर दीजिए सर। इशू बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है सर। इशू ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम अभी समझा रहे थे आप लोगों को कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नेट क्लेम। नेट क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द क्या इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या हो जाएगा, एक सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है बच्चे यही। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंसेस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे, इनकम होगा तो राइट हैंड साइड में दिखाएंगे। तो नेट क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्लेम पेड दिया हुआ रहेगा, तो क्लेम पेड में क्या क्या आइटम को लेना है। तो इसमें अगर कोई मतलब आउटस्टैंडिंग क्लेम आपको लिखा हुआ रहेगा क्लोजिंग डेट का, तो क्लोजिंग डेट का ऐड करेंगे। आपको याद है कि फाइनल अकाउंट जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें नहीं था ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में ऐड करते थे। बताइए बच्चे, इससे बच्चे थोड़ा नोट कर लेंगे। लिखिए क्लेम पेड, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग क्लेम। आउटस्टैंडिंग क्लेम को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बच्चे क्लोजिंग, फिर लिखिए ऐड मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम। कभी कभी मेडिकल एक्सपेंसेस दे देगा, कभी कभी आपको लीगल एक्सपेंसेस दे देगा बच्चे, ये क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो ऐड मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम और लेस कर दीजिए लेस आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग का, और लेस रिकवरी है दिया हुआ, देखिए तो क्लेम रिकवर अंडर री इंश्योरेंस। ये डेटा होगा आप लोगों के पास में। सर यस सर लेस इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ है सर। हाँ, वो भी लेस कर दीजिए बच्चे। इसके बाद इतना करने के बाद जो अमाउंट आएगा फाइनली वही आपका क्या हो जाएगा, नेट क्लेम हो जाएगा।
चलिए आउटस्टैंडिंग क्लेम के बाद क्या बोले? आउटस्टैंडिंग क्लेम को उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ओपनिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करके। आपको याद होगा बच्चे, आप लोगों को फाइनल अकाउंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होता था कि आउटस्टैंडिंग यस होता था। हाँ, तो बस वही सेम काम करना है, लेकिन वहां एक ही आउटस्टैंडिंग रहता था क्लोजिंग का। यहां पर आपको डेट के साथ दिखाई देगा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। तो ओपनिंग को लेस करना है, क्लोजिंग को ऐड करना है। ओपनिंग मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। समझ में आया ये वर्किंग नोट? इस पर प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, यस सर। और एक दूसरा वर्किंग नोट लिख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रीमियम रिसीव्ड। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रीमियम रिसीव्ड। तो नेट प्रीमियम रिसीव कैसे करते हैं? तो सबसे पहले लिखिए प्रीमियम रिसीव, और उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रहेगा, उसको ऐड कर देना है। तो क्या बोले, रिपीट कर दिएगा। हाँ, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रीमियम रिसीव्ड। यस सर। उसके बाद लिखिए प्रीमियम रिसीव्ड, और उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, या क्लोजिंग लिख दीजिए डायरेक्ट, ये भी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। और देखिए तो सुयस, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होगा। यस सर। यस सर है। है यस सर है। हाँ, तो उसको भी कीजिए, उसको भी लीजिए। एक री इंश्योरेंस प्रीमियम होगा बच्चे, इसको भी लेस कर दीजिएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, उसको भी लेस करना है। इस तरह से जो डेटा आएगा वही हो जाएगा नेट प्रीमियम रिसीव। रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए, रेवेन्यू अकाउंट समझने के लिए ये दो वर्किंग नोट समझना बहुत जरूरी है। और जैसे ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको, इस पर क्या करेंगे बच्चे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ जो स्टार्टिंग से थ्योरी समझाए हैं उस थ्योरी को पढ़ना है, और ये दो वर्किंग नोट को समझना है बढ़िया से। ठीक है, बस इतना करके आप लोग रखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।